Hello everyone, welcome back in the world of biology. हमारे अभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स चल रहे हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर इन ऑटोसोम ऑलरेडी कंप्लीटेड, जेनेटिक डिसऑर्डर इन सेक्स क्रोमोसोम भी कंप्लीटेड है. आज ह्यूमन जेनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ जीन प्रोडक्ट्स. इससे हम क्या समझेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो है जीन प्रोडक्ट्स, दो जीन प्रोडक्ट्स जो जब एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल होती है, कंपैटिबल नहीं होती है, एक दूसरे के लिए नहीं बनी होती है, तब उस चीज़ की वजह से जो डिसऑर्डर होता है वो क्या है, वो इस टॉपिक में हम देखेंगे. सो फर्स्ट जो डिसऑर्डर है ABO इनकम्पैटिबिलिटी. सो इस टॉपिक में ये बताया है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस हमें उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच ना हो. लैंस्टीनियर ने बताया था कि ब्लड में सेल और प्लाज्मा दो चीज़ होती है. जब उसने एक पर्सन का सेल और दूसरे पर्सन के प्लाज्मा को मिलाया था, तब कुछ कुछ जो उसे मिल रहा था वो स्मूथ था, कुछ ब्लड में क्लम्पिंग हो रही थी. तो इसके थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे 4 ब्लड ग्रुप्स मिले थे, A, B, O और AB. ओके. ब्लड में दो चीज़ होती है, सेल और प्लाज्मा. ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होना चाहिए. अगर एक दूसरे के लिए नहीं है, दो अलग अलग उसके मिल जाए तो उसमें ब्लड में क्लम्पिंग आने लग जाएगी. इसमें हमारा एक्सपेरिमेंट भी होता है प्रैक्टिकल में. जब ब्लड प्लेट्स में हम ब्लड डालते हैं तब उसमें अगर ये क्लम्पिंग ऐसे हो जाता है तो मतलब कि वो दोनों जो सॉल्यूशन, दोनों अलग अलग ब्लड ग्रुप से वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए हैं. उसकी वजह से उसमें क्लम्पिंग आ जाती है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं वो. ओके. सो इसमें यही लिखा हुआ है कि इट इज़ नोन टू अस दैट ब्लड कैन नॉट बी ट्रांसफ्यूज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट नोइंग द ब्लड ग्रुप. द ब्लड हैज़ 2 पार्ट्स, सेल एंड द प्लाज्मा. ये किसने प्रूव किया था? लैंस्टीनर ने. जब उसने रिमूव किया, एक सेल को दूसरे प्लाज्मा में मिक्स किया, तो कुछ जो थे वो स्मूथ थे बट समटाइम एंड इट रिजल्ट इन क्लम्पिंग. सो इसकी डिस्कवरी के बाद ये 4 ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर्ड हुए, O, A, B एंड AB. So there is a protein layer present on RBC. एक प्रोटीन है जो RBC पे पाया जाता है जिसे एंटीजन बोलते हैं, और अनादर प्रोटीन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं. ओके. अब ये जो एंटीजन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं. एंटीजन है जो 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल A और कैपिटल B से शो होगा. और एंटीबॉडी के जो टाइप्स है वो है स्मॉल a और स्मॉल b से. तो जो A और A, ये वाला A और ये दोनों एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल है. ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होगी, ये एंटीजन एंटीबॉडी. और ये भी एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल है. ओके. ये दोनों केस में क्लम्पिंग आ जाएगी. अब एक और जो ब्लड ग्रुप है, अब एक ब्लड ग्रुप है O वाले जो ब्लड ग्रुप हैं उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है, नो एंटीजन इन O ब्लड ग्रुप. तो ये O वाले जिनका ब्लड ग्रुप O होता है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं,
क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं है तो कोई ब्लड जिसको भी देंगे तो वो किसी में भी एग्यूलेटेशन नहीं होगा। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि वो सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं। और सेम जो होता है ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन ही पाई जाती है, इसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं रहती है, इसलिए ये सभी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए ये यूनिवर्सल रिसिपेंट है, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ सबको डोनेट कर सकते हैं ब्लड, सभी ब्लड ग्रुप को, ए बी को, और ए बी वाला सिर्फ सबसे ले सकता है, तीनों ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। यहाँ पर ये चार्ट दे रखा है, ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, किसमें एंटीजन से वो है, इसमें एंटीबॉडीज़ है वो है, और ये कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है और कौन सा ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है। जो ओ ग्रुप वाले हैं वो चारों ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं, ओ को भी, ए वाले को भी, बी ग्रुप को भी और ए बी ग्रुप को भी, और सिर्फ वो ओ से ही रिसीव कर सकते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले। ए जिनका ब्लड ग्रुप होता है उसमें नॉर्मल ए एंटीजन होती है और बी एंटीबॉडी होती है, मतलब अपोजिट दोनों, ए के साथ बी एंटीबॉडी होनी चाहिए तभी एग्लूटिनेशन नहीं होगा। और वो ब्लड ग्रुप वो ब्लड किसे दे सकते हैं, ए को खुद, ए अपने आप को, और ए बी वाले को, और ले किससे सकते हैं, ओ को और ए से। सेम बी में है बी और ए, ये बी वाले को दे सकते हैं, ए बी वाले को दे सकते हैं, ओ से ले सकते हैं और बी से ले सकते हैं। ए बी वाले में दोनों एंटीजन्स होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है, सिर्फ ब्लड अब ए बी वाले को ही दे सकते हैं और ले सबसे सकते हैं। ओके, सो नाउ जो इसमें ब्लड ग्रुप है उसमें 3 जीन्स होती हैं, 3 जीन से डिटरमाइन होती हैं। IA, IB एंड IO, इन दोनों में से ये जो है वो डोमिनेंट का काम करती हैं, दोनों डोमिनेंट है, और ये जो है वो रेसेसिव है। एलेलिल IA प्रोड्यूस ए एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द RBC, और IB जो है बी एंटीजन प्रोड्यूस करता है, और IO कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। अब अगर ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी है मदर और फीटल के बीच में, अगर मदर और फीटल का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है तो इसकी वजह से चाइल्ड में अनीमिया हो सकता है और इसमें हीमोलाइटिक डिजीज़ होता है। सो ये है ABO इनकम्पैटिबिलिटी। ब्लड ग्रुप अगर डिफरेंट टाइप्स के मिल जाएंगे तो उसमें जो इनकम्पैटिबिलिटी होगी उसको ABO इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, सो बिसाइड द A and B एंटीजन अनदर एंटीजन भी, हमने पढ़ा कि RBC में प्रोटीन पाए जाते हैं जिसका नाम है एंटीजन। अब एंटीजन 2 टाइप्स के थे, A और B। अब ये A और B एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन पाया गया था RBC पर, कुछ पर्सन्स में, सभी में नहीं, कुछ पर्सन्स में एक और एंटीजन पाया गया था जिससे RH फैक्टर बोला गया। ओके, RH फैक्टर सबसे पहले ये रीजस मंकी में डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए इसका नाम RH फैक्टर हुआ। लेंस्टीनियर और वीनियर ने डिस्कवर्ड किया था। सो इसका क्या है कि नॉर्मली देयर इज़ नो एंटीबॉडी फॉर दिस एंटीजन, के लिए भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, जैसे AB में कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसी तरह नॉर्मली देयर इज़ नो एंटीबॉडी फॉर दिस एंटीजन। पर्सन विद RH फैक्टर इन देयर ब्लड, जो जिस पर्सन में उसके ब्लड में RH फैक्टर है वो पर्सन RH पॉजिटिव है, और जिस पर्सन के पास RH फैक्टर नहीं है वो RH नेगेटिव होगा। ओके, इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है R है, कैपिटल R और स्मॉल r, इसकी 2 जीन्स हैं, ये जो है डोमिनेंट है और ये जो है रेसेसिव है।
अब पर्सन RH पॉजिटिव वाला जो पर्सन होता है, RH पॉजिटिव वाला पर्सन है, उस अपना ब्लड सेफली RH नेगेटिव को दे सकता है। जिनकी बॉडी में RH फैक्टर पाया जाता है वो RH नेगेटिव, जिनकी बॉडी में RH पॉजिटिव है वो RH नेगेटिव से सेफली ब्लड ले सकता है। जिसके पास RH फैक्टर नहीं है उससे वो ब्लड ले सकता है। लेकिन RH नेगेटिव वाले को अगर RH पॉजिटिव ब्लड दिया जाए तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होगी। जब RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव ब्लड में एंटर होता है तो इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ anti-RH एंटीबॉडीज़। ओके, RH नेगेटिव वाले RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन जब RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को जाएगा तो उसकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाएगी। उसकी बॉडी जो है वो anti-RH एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगी। ओके, अब इसी डिफ़िकल्टी का एक नाम है। जब ये कंडीशन अप्लाई होगी जिसे बोलेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ये डिजीज़ क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब अगर RH मदर जो है वो RH पॉजिटिव है और फादर जो है वो RH नेगेटिव है, ठीक है, तो चाइल्ड भी कुड बी, इन दोनों का रिजल्ट में चाइल्ड भी हो सकता है RH पॉजिटिव, सॉरी मदर अगर RH नेगेटिव है, दिस इज मदर एंड दिस इज फादर। अगर फादर RH पॉजिटिव और मदर RH नेगेटिव है तो चाइल्ड भी RH पॉजिटिव हो सकता है। अब मदर और चाइल्ड के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। मदर बच्चे का ब्लड उसमें जाएगा तो उसका जो अगेन अगर बॉडी में तो RH एंटीबॉडीज़ बनने लग जाएगी। The introduction of RH positive antigen stimulate the production of antibodies for RH positive antigen. So उसमें sufficient antibodies बनने लग जाएगी। और अगर सेकेंड टाइम में फिर से यही कंडीशन होती है, सेकेंड चाइल्ड भी अगर RH पॉजिटिव होता है तो फिर बहुत ज़्यादा एग्लूटिनेशन हो जाएगा ब्लड सेल्स के, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। नेगेटिव अगर नेगेटिव बॉडी में जाएगा, जब RH पॉजिटिव नेगेटिव में चला जाएगा तो पहली प्रेगनेंसी में तो उसकी बॉडी में RH एंटीबॉडीज़ ने बनाना शुरू कर दिया, RH एंटीबॉडीज़ छूट गई। पहले बच्चे में कुछ असर नहीं होगा, सिर्फ वो उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होकर रह गई है। जब दूसरी प्रेगनेंसी होगी और फिर से सेम कंडीशन अगर अप्लाई होगी, तब जब ज़्यादा RH पॉजिटिव फिर से RH नेगेटिव वाले की बॉडी में जाएगा तो एंटीबॉडीज़ जो है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी। इसकी वजह से जो चाइल्ड है उसमें अनीमिया या डेथ भी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं, जब तक उसकी बॉडी से कंप्लीट वो जो ब्लड है वो निकाला ना जाए, तो इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलेंगे इस कंडीशन को। इसी के साथ हमारा ह्यूमन जेनेटिक्स कंप्लीट होता है और ये RH फैक्टर भी कंप्लीट होता है। Thanks for watching this video.